हेलो दोस्तों, HPGS जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। मित्रों, सबसे पहले हम एक जरूरी बात करते हैं, वो ये है कि आपके जो पैट की एग्जाम डेट थी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पैट की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है 19 अगस्त। इसमें बदलाव किया गया है और आयोग ने कल ही एक नया नोटिस जारी किया था और ये बताया था कि अब ये डेट 19 अगस्त नहीं है, अब ये है 20 अगस्त। कब है? तो अब है 20 अगस्त। तो जो आपका पैट का एग्जाम होगा अब वो 20 अगस्त को 2 पालियों में होगा। 20 अगस्त को 2 पालियों में होगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है 2 पालियों में ये एग्जाम होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी चलेगा। इस पर नोटिस में स्पष्ट दिया गया है, आप लोग उसको साइड से पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बदलाव किया गया है, याद रखिएगा। और 19 अगस्त को इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे मुहर्रम था, ठीक है ना। तो मुहर्रम होने के कारण एक दिन बढ़ा दिया गया है। अब पैट का एग्जाम 20 अगस्त को होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक है आपका आज का वो है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। इससे वनडे एग्जाम में जो बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए मित्रों, चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो भारत है उसको वर्तमान में भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम जब भी प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो भारत को जो बांटा गया है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, हम लोग इनको राज्यों को अलग पढ़ेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग पढ़ेंगे। अब राज्य तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम वही राज्य पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राज्यों की, तो राज्यों में देख लेते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है ना। तो देखो, जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा भी देखेंगे हम तो 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा और एक देखेंगे जनसंख्या में। एक क्षेत्रफल में बड़ा और एक जनसंख्या में। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो आप सभी जानते हैं कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है भारत में क्षेत्रफल में। और अगर हम इसकी बात करते हैं राजस्थान की, तो ये भारत का लगभग 10 पॉइंट में है, कुछ कितना है, 10.6 के आसपास है आपका, है ना। ये है आपका 10.6 के आसपास रहता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। और कुल क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये तो परसेंटेज के आधार पर था, मैंने बताया आपको। और ये इसका जो है वो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का, ठीक है ना। तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। और देखो, यहीं पे यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी जो है वो क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आप यहीं पे देखें, अगर मैं यूपी की बात करूं क्षेत्रफल में, तो यूपी भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ये चौथा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, जो 7.18 के आसपास रहता है आपका। और 7.18 पे, ये 10.6 के आसपास है, तो ये आपका 7.18 के आसपास है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चौथा बड़ा राज्य हो जाता है। अगला देखो, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की,
जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है वो उत्तर प्रदेश ही है। जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपका, उत्तर प्रदेश ही है, जिसकी वर्तमान अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 21 करोड़ वर्तमान में जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, लगभग 21 करोड़ है जनसंख्या। अब देखो एक्चुअल जो कंडीशन है वो तो ये जो जनगणना हो जाएगी तभी निकल कर आएगी, तो ये एक अनुमान मात्र है, ठीक है ना। चलिए ये तो आपके बड़े हो गए, ठीक है। इसके बाद कई बार आपसे ये पूछता है सबसे छोटे, सबसे छोटे अगर राज्यों की बात करें तो सबसे छोटे राज्यों को भी हम दो ही तरह से पढ़ेंगे, एक तो क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे छोटा है और एक जनसंख्या में कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो देखेंगे अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है वो है आपका गोवा। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, ठीक है ना, गोवा है वो आपका सबसे छोटा है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है तो ये 0.11 वर्ग किलोमीटर में है, 0.11 वर्ग किलोमीटर में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं काफी छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया गया है। और इसके बाद अगर जनसंख्या में बात करें कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो जनसंख्या में सबसे छोटा है आपका सिक्किम। जनसंख्या में जो सबसे छोटा है आपका सिक्किम सबसे छोटा है। और जब भी हम सिक्किम की बात जनसंख्या की बात करेंगे तो वो है आपकी, वो जनसंख्या है आपकी ये रही, जो जनसंख्या है वो है आपकी, देखिएगा लगभग 60,000 के आसपास रहती है, नहीं सॉरी 6 लाख के आसपास है भैया, 6 लाख के आसपास है, ठीक है। नहीं तो अगर हम जब भी जनसंख्या की बात करेंगे तो 6,10,577 है इसकी, आप लोग देख पा रहे हैं ये 6 लाख के आसपास है, ठीक है ना। तो इतनी ही जनसंख्या है सिक्किम की जो भारत में सबसे कम है। और यूपी में देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया ना। तो छोटे बड़े जो राज्य हैं उनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इनको क्लियर रखें। अच्छा इसके अलावा कई एक बार आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, जिले पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि जो जिलों की संख्या है वो कितनी है। तो राज्यों के बाद देखो अगर मैं जिलों की बात करता हूं तो जिले कुल दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक तो केंद्र शासित वालों में और एक राज्यों में, है ना। अगर जिलों की बात करें तो देखो केंद्र शासित में जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ गया है तब से इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 47। तो 47 जिले हो गए 8 केंद्र शासित में। और अगर हम बात करते हैं राज्यों में तो राज्यों में जो इनकी संख्या है वो है 700, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं कभी आपने 750 भी पढ़ा होगा, उसका कारण है कि एक दो जिले ऐसे रहते हैं जो विवादित रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सरकार उनका गठन कर देती है और जो वहां के स्थायी निवासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं इसको जिला ना बनाया जाए, ठीक है ना। इस तरह से वो विवादित वाले रहते हैं। तो कुल मिला के जो जिले हुए वो हो गए आपके, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में वर्तमान में कितने जिले हैं तो जिलों की संख्या हो गई 747। 747 जिलों की संख्या हो गई। जबकि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कितने थे, तो वो थे 640। 2011 की जनगणना में जिलों की संख्या 640 थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, तो वर्तमान में बढ़कर हो गई है 747। 747 जिले हैं जो मैंने आपको अलग अलग करके बता दिए। इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला पूछ लेता है कौन सा है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा जिला वो भी हम दो ही तरह से पढ़ेंगे, एक तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है और एक देखेंगे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है ना। क्योंकि दो तरह से ही पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो है हमारा कच्छ। जो कच्छ जिला है ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। आप लोगों ने पढ़ा होगा या पिछले वीडियो में कभी सुना होगा, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, जो गुजरात में पड़ता है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल में
सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है वो है आपका महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र में जो है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और ठाणे जिसका नाम है आपने सुना होगा थाने या ठाणे, जहाँ पे रेल चली थी, ठीक है नहीं, तो ठाणे या थाने कह देते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले जो रेल चली थी वही जिला क्या है आपका सबसे बड़ा है। और देखो इसके क्षेत्रफल की बात करें और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 45,652 वर्ग किलोमीटर में तो ये है 45,652 वर्ग किलोमीटर में है ये। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कितना बड़ा है। और इसकी अगर जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है वो है 1.11 करोड़। इतनी यहाँ की जनसंख्या है, मतलब 1,11,00,000 व्यक्ति है यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा है ये, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई सभी को। क्षेत्रफल में कक्ष सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल ये लिखा है। जनसंख्या की बात करें तो ठाणे जो आपका कहाँ पड़ता है, तो चाहे तो लिख देना महाराष्ट्र में। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के मध्य, 34 किलोमीटर की दूरी जो कवर की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा 1.11 करोड़ में 1 करोड़ यहाँ की क्या है जनसंख्या है। अब बात करते हैं सबसे छोटा जिला। अगला जो बात करते हैं वो है सबसे छोटा जिला। तो देखो सबसे छोटे जिले को अगर पढ़ेंगे भारत का सबसे छोटा जिला, तो पढ़ना हमको ऐसे ही है, हमको पढ़ना दो ही तरह से है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक क्षेत्रफल में पढ़ना है और एक जनसंख्या में, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो वो है आपका माहे। कौन सा है, माहे है। माहे सबसे छोटा है। कहाँ पड़ता है, तो देखो सही मायने में जो माहे है वो है तो पांडुचेरी का भाग, बताएंगे आगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो पांडुचेरी का भाग है, पर ये है स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है आपका केरल में। तो ये कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है पांडुचेरी का भाग। बात क्लियर हो गई। अगला कभी पूछा जाए कि जनसंख्या में जो सबसे छोटा जिला है भारत का वो कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी नाम से है। दिबांग घाटी, दिबांग घाटी नाम से एक जिला है। ये कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग घाटी, जो भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला है। इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 7,948, इसकी जो जनसंख्या है 7,948 व्यक्ति ही यहाँ पर इस जिले में निवास करते हैं, जो सबसे छोटा है, ठीक है नहीं। तो ये छोटे जिले और बड़े जिले थे जो कई बार आपके एग्जाम में बन गए हैं, ठीक है। चलिए और कुछ बातें करते हैं। तो देखिए इससे और जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, कभी कभी सीधा सीधा आपको राज्यों की संख्या पूछ लेता है। तो मैंने कहा कि वर्तमान में तो 28 है, लेकिन ये संख्या कभी पूछ ले कि आजादी के समय कितनी थी, ठीक है ना। आजादी के समय कितनी थी, तो आजादी के समय इनकी संख्या कुल जो राज्य थे वो 17 थे। कुल राज्य 17 थे, जिनकी संख्या अगर कभी पूछ ले कि आजादी के समय, तो आजादी के समय जो राज्य रहे थे वो 17 थे। उसके बाद पूछ लेगा कि पुनर्गठन, हमारे यहाँ पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, वो संविधान का विषय है वैसे, उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ सब प्रशासनिक पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जान लीजिएगा कि पुनर्गठन जो हुआ है सबसे पहले वो 1956 में हुआ है। भारत में जो पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन जो हुआ है वो हुआ है 1956 में। और पुनर्गठन के बाद जो संख्या हो गई राज्यों की वो हो गई थी 14 राज्य थे आपके और 6 केंद्र शासित थे। पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित थे। और इसके बाद फिर और राज्य बढ़ते रहे हैं, ठीक है नहीं, कई बार राज्य बढ़े हैं। जैसे अगर बात करते हैं, आप लोग देखते हैं करंटली में जो नए नए राज्य बने हैं उनसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो आपने देखा होगा, देखिए करंट में जो राज्य बड़े हैं उनको अगर बताते हैं
तो आप ऐसे देख लीजिएगा, सबसे बाद में जो राज्य बना वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना कब बना है? तो ये बना है आपका 2014 में, 2014 जून 2014 से ये संज्ञान में है आपका तेलंगाना, ठीक है ना। और इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। कौन सा था? तेलंगाना 29वें राज्य के तौर पर सामने आया था। इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि फिर से क्या हुआ, 2019 में फिर से एक विभाजन किया गया और एक जो धारा थी 370 धारा को हटा दिया गया। और इसको हटाने से जो जम्मू कश्मीर था, तो वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके सरकार ने क्या किया कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब जो ये तेलंगाना 29वां था, ठीक है नहीं, तो जम्मू कश्मीर के हटने से अब ये 28वां हो गया, ठीक है नहीं। तो राज्य 29 थे, कब तक पूछे तो 2019 तक। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना है, वैसे ही राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 28 हो गई है, ठीक है। तो सबसे बाद में तो तेलंगाना ही बना है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और एक आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 2000 में ये तीनों बनाए गए थे, 2014 में तेलंगाना बना और उसके बाद 2019 के बाद कुछ चीजें बदल गई हैं, ठीक है ना। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को। तो देखिए, जब भी हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मैंने बताया कि वर्तमान में कितनी है? 8 है। इसमें भी बदलाव आया है, तो देखिए वो बदलाव पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए, मैं क्षेत्रफल के अनुसार लिख देता हूं इनको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल में ये सब किसके अनुसार लिख रहा हूं, तो याद रखो ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और सबसे पहला अगर देखें क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा है वर्तमान में लद्दाख। लद्दाख का जो सीमा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। और दूसरा है वो है आपका जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जो 8 राज्य हैं, 8 जो केंद्र शासित हैं, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और तीसरा है आपका अंडमान निकोबार, तीसरा अंडमान निकोबार है। और तीसरे के बाद अगर क्षेत्रफल में चौथे की बात करेंगे तो फिर चौथा है आपका दिल्ली। दिल्ली है चौथा, दिल्ली के बाद दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमनदीप, और दमनदीप 6वां है वर्तमान में। इसके बाद आएगा आपका क्रम में वो है पांडुचेरी, पांडुचेरी के बाद 7वां है क्रम में चंडीगढ़, और देखिए 8वां है इसके बाद चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप। तो ये वर्तमान में है क्षेत्रफल के अनुसार आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर पूछ ले तो लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। एक मैं आपको जनसंख्या में और बता देता हूं, ठीक है। कभी पूछ ले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा और छोटा, जनसंख्या में आपको देखना है बड़ा और छोटा। तो देखो जनसंख्या में, क्षेत्रफल में तो ये बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया, लेकिन जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है आपका वो दिल्ली है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। मतलब हम ये कहेंगे कि लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे छोटा है। बात क्लियर हो गई भैया? अरे इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। अब जो हम पढ़ते हैं तो कुछ इसमें बदलाव आए हैं, वो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान देंगे भी कौन कौन से बदलाव हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं।
देखो सबसे पहले तो आपसे वो ये पूछ लेता है, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आप लोग जानते हैं कि ये 2019 से पहले क्या था, तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है, जो 370 धारा के तहत जुड़ा हुआ था। इसको कब अलग कर दिया गया, तो देखो ये विधेयक रखा गया था अगस्त के महीने में। पूछ सकता है आपको कि संसद में विधेयक कब पारित किया गया, तो वो संसद ने जो विधेयक पारित किया था वो था 5 अगस्त। 5 अगस्त 2019 को संसद ने विधेयक पारित कर दिया। इसको ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने इसको कब पारित किया, तो राष्ट्रपति ने इस पर जो मोहर लगाई थी अपनी वो थी 9 अगस्त 2019 को। इसके बाद ये पूरी तरह से कब अलग कर दिए गए हैं और कब केंद्र शासित बनाए गए हैं पूछ ले, तो वो डेट है आपका 31 अक्टूबर 2019। और ये आप याद रखिएगा एकता दिवस, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसी तिथि को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो पूछ सकता है आपसे, आप इन तिथियों को भी याद रखें, विशेष तौर पे एक इस तिथि को और इस तिथि को जरूर याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर हम इसमें और भी बात करें तो ये एक हाल फिलहाल में ये बदलाव हुआ है इसमें दादर नागर हवेली में। इससे पहले अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2019 को जैसे ही ये 2 इस लिस्ट में जुड़े, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 9 हो गई थी, ठीक है ना। अब वो पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिर 8 कब से हो गई है, तो आपने पहले पढ़े होंगे तो दादर नगर हवेली को हम अलग पढ़ते थे और दमन दीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। इन दोनों को जो जोड़ दिया गया है वो है डेट 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो देखिए 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन दीप का एकीकरण कर दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया। और अब ये जो है वो आप देख पा रहे हैं कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो कब जोड़ा गया, ये 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो याद रखिए हाल फिलहाल में इसमें ये बदलाव किया गया। अच्छा, इससे पहले एक बदलाव अंडमान निकोबार में भी था। अंडमान निकोबार में भी एक बदलाव था और वो क्या था, तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे और वो किए गए थे आपके 2018 में। 2018 में इसके कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे और वो डेट थी आपकी 30 दिसंबर 2018 को। इसके अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है इसके कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे। तो देखिए वे कौन कौन से द्वीप हैं और उनके नाम बदलकर क्या कर दिए गए, ठीक है। तो एक द्वीप था आपका रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, इसका नाम बदला गया। आपका दूसरा जो द्वीप था वो था नील द्वीप और तीसरा था हैवलॉक। ये नील द्वीप समूह, रॉस द्वीप समूह और एक था आपका हैवलॉक द्वीप समूह। इन तीनों द्वीप समूहों के नाम बदल दिए गए और इन तीनों द्वीप समूहों के नाम क्या रखे गए, तो इसका रखा गया आपका नेताजी, क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नील द्वीप का रख दिया गया है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया गया है आपका शहीद द्वीप और हैवलॉक का नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप रख दिया गया है हैवलॉक का नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में ये भी रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो कब से है ये, तो 30 दिसंबर 2018 से है। रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। तो इस तरह से इनके द्वीप समूहों के नाम अंडमान निकोबार में चेंज किए गए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पांडिचेरी को देखिए, तो ये खुद में एक बड़ा ही विचित्र मामला है पांडिचेरी का, ठीक है। और इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। वो क्या है,
तो देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखो पांडिचेरी के विषय में यहाँ भी जो पहले से लिखे हुए हैं वो देखो यहाँ पे पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ठीक है ना। अच्छा, कराईकल को कई बार कराल नाम से भी जाना जाता है, केवल क्या नाम दे दिया जाता है, तो इसका कराईकल का नाम केवल ऐसे भी हो सकता है, कराल। तो कराल या कराईकल एक ही बात है, ठीक है। पांडिचेरी में अगर जिलों की बात करें तो इसमें जो जिलों की संख्या है वो 4 ही है, जो सभी चारों आपके सामने है, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ठीक है। अब देखो इनमें कई एक बार आपको जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसके ये जो चारों जिले हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है, नहीं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो देखो ये दोनों पांडिचेरी और यनम ये पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा विचित्र राज्य है जो आपका 3 राज्यों में पड़ता है। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में पड़ता है। इसमें अगर हम बात करें तो पांडिचेरी और यनम ये पड़ते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है और माहे केरल में पड़ता है, ठीक है नहीं। ये तीनों अलग अलग जगह पड़ते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं तो आप यहां से समझ लेना। देखो अगर इन तीनों की बात करें तो देखो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पांडिचेरी कहां पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसके 2 जिले आंध्र प्रदेश में हैं, पांडिचेरी और यनम। कराल आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। और माहे पड़ता है केरल में, माहे पड़ता है केरल में, जो मैंने बताया भारत का सबसे छोटा जिला भी है। सही मायने में ये केरल में जरूर पड़ता है माहे, पर है किसका, तो अधिकार क्षेत्र है पांडिचेरी का, ये पांडिचेरी का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये पांडिचेरी की विशेषता है। अच्छा देखो चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो है आपका भारत का क्रमबद्ध पहला नगर कौन सा है। भारत का एक क्रमबद्ध या सुनियोजित तरीके से बनाया गया जो नगर है वो कौन सा है, तो वो है आपका चंडीगढ़। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो इसको डिजाइन किसने किया था, तो इस चंडीगढ़ का डिजाइन किया है ली कार्बूसियर ने, ली कार्बूसियर ने इसको डिजाइन किया है। और ये भारत का पहला क्रमबद्ध नगर है चंडीगढ़, ठीक है नहीं। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो राजधानी है वो चंडीगढ़ की खुद की भी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं ये सबसे छोटा है, जो मूंगों का द्वीप है, इसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इनके बाद अब जो कुछ पॉइंट हैं वो और देखिएगा। तो वो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा देश आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन पर विदेशियों का अधिकार था, और उन क्षेत्रों पर बाद में भारत का कब्जा हुआ है, ठीक है। तो आजादी के बाद कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत में जुड़े हैं और वो पहले किसके अधीन थे, तो वो आप यहां से देख पा रहे होंगे। देखिए 2 देशों के अधीन थे, फ्रांस के अधीन लिखे हुए हैं और यहाँ पुर्तगाल के जो अधीन वाले हैं वो लिखे हुए हैं। फ्रांस के अधीन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं चंद्रनगर, जो वर्तमान केरल में पड़ता है, ये आजाद हुआ है आपका 2 फरवरी 1951 को। इसके बाद है पांडिचेरी, ये पांडिचेरी पूरा ही, पांडिचेरी, कराल, माहे और यनम, ये तीनों ही ये चारों ही जिले जो आजाद हुए हैं वो है आपका 1 नवंबर को। कब आजाद हुए हैं, तो ये हुए हैं 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को ये चारों आजाद हुए थे। ये सभी फ्रांस के अधीन थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल के अधीन, तो दादर, नगर हवेली, दमनदीप और गोवा, ठीक है। तो इनको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, सबकी तिथियां इसके सामने लिखी हुई हैं। दादर जो आजाद हुआ है वो है आपका 21 जुलाई 1954 को, नगर हवेली है 2 अगस्त 1954, दमनदीप है आपका 19 दिसंबर 1961 को, और गोवा है 21 दिसंबर 1961। कई बार पूछ लिया गया है, गोवा को तो बहुत बार पूछ लिया जाता है भैया, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन हैं वो देखिए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कभी एक बार हमारे जो आपके पूर्वी राज्य हैं, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, उनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है
एनटीपीसी की परीक्षा जिन जिन लोगों ने दी होगी उन्हें पता होगा कि उनसे कई बार क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें भारत के पूर्वी राज्यों की, भारत के पूर्वी राज्य, जब भी हम भारत के पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो इनकी संख्या की अगर बात करें तो पूर्वी राज्यों की जो संख्या है वो है आपकी 7+1। ठीक है, ये मैंने 7+1 इसलिए लिखा है क्योंकि 7 जो पूर्वी राज्य हैं उनको कहा जाता है 7 सिस्टर। 7 पूर्वी राज्यों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनें। ठीक है ना, और एक जो राज्य है ये, इसको कहा जाता है 7 राज्यों का, मतलब जो 7 सिस्टर का अकेला भाई। तो ये अकेला भाई कौन है, तो ये सिक्किम है भाई। 7 राज्यों का जो अकेला भाई कहा जाता है वो सिक्किम है। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, अगला है आपका त्रिपुरा, 6वां है आपका मणिपुर, और 7वां जो एकमात्र रह गया आपका वो है, कौन सा रह गया भाई, नागालैंड नहीं आया इसमें, नागालैंड ही रह गया, नागालैंड। ठीक है ना, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। तो ये कुल मिला के आपके जो हमारे भारत के पूर्व में 7 राज्य हैं। ठीक है ना, और पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके अलावा जो इनका अकेला भाई कहा जाता है वो है आपका सिक्किम। तो ये मैंने आपको बता दिया। विशेष तौर पर ये जनजाति क्षेत्रों वाले हैं, जनजातियां भी बहुत सारी हैं जिनको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक भाग से बनने वाले क्वेश्चन थे जिनको मैंने कवर किया था। और इसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भारत के पठार, नदियां। ठीक है नहीं, अगले वीडियो में। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और